है एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, बस 3 महीनों से भी कम रह गया है। और याद है ना, नॉलेज इज फन 2020 की पूरी टीम को टारगेट 100% है, नॉट लेस दैन 90%। 9 से कम तो आपको सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और होम साइंस में तो यू कैन टोटली डिपेंड ऑन नॉलेज इज फन 2020। तैयार हो जाओ, बस फॉलो करते जाओ, तैयारी करते जाओ, लिखते जाओ और 95 कहीं नहीं गए। सो रेडी, वी वर सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स आपकी तैयारी को टेस्ट करने का और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर होम साइंस का आया है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते करते थोड़ा सा टाइम निकल गया, लेकिन आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके जो सामान्य निर्देश हैं, जो पेपर का पैटर्न है, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का थ्योरी है। 70 मार्क्स का थ्योरी है मतलब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और हमारा टारगेट यहाँ पर भी फुल है और यहाँ पर भी फुल है, तभी हमारे 100 आएंगे। तो हम यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं थ्योरी की। प्रैक्टिकल के लिए हम बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आएंगे और उसकी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। तो इस पेपर में सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। कुल 36 क्वेश्चंस हैं और इन्हें ABC सेक्शंस में बांटा गया है, ये हम पहले ही देख चुके थे। फर्स्ट 14 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 1 मार्क्स के थे। सेक्शन बी में 15 से 21 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस थे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद हमारे 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, ये हमने कर लिया था। चलो, अब यहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुविकल्पीय हैं। बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत सारी चॉइसेस आपको दी हुई हैं और आपको क्लियर सही चॉइस चूज़ करनी है। और याद रखो, होम साइंस में फुल मार्क्स चाहिए, तो जहाँ भी हो सके उदाहरण भी दीजिए और डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम और एग्जाम्पल्स, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलाती हैं। जहाँ भी डायग्राम हो सके उसे बनाओ और जहाँ एग्जाम्पल लिखो उसको ज़रूर अंडरलाइन कर दो, जिससे पता चलेगा कि ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, तो हम खंड आ स्टार्ट करेंगे या खंड 1। ये जो खंड 1 है इसमें 1 से लेकर 14 क्वेश्चंस तक हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और ये जो 14 क्वेश्चंस हैं सारे 1 मार्कर्स हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अरे ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारी इंटरनल चॉइस आने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें चॉइस दी हुई है। तो क्वेश्चन क्या है? भोजन में मौजूद नए घटक को पहचानिए। आपको नया घटक पहचानना है जो कि शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि ये रसायन शारीरिक, जैविक गतिविधि और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी तो होते हैं, लेकिन अभी तक पोषण के लिए आवश्यक सिद्ध नहीं हुए हैं। तो पोषण के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर को पोषण नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर में और बहुत सारे कार्य करते हैं। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर घटक लिखा हुआ है, घटक लिखा है ना, भोज्य पदार्थ नहीं लिखा है। अगर भोज्य पदार्थ लिखा होता तो आपका आंसर होता न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि पोषण औषधि है। ये जो पोषण औषधि है ये खाने के खाद्य पदार्थ हैं। दूसरा है चिकित्सा खाद्य पदार्थ, यहाँ पर कोई चिकित्सा तो हो ही नहीं रही है। एंटीऑक्सीडेंट्स या जारण विरोधक। जारण विरोधक क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में सेल्स के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। यहाँ उसकी बात भी नहीं हो रही है, तो बचा क्या है हमारे पास? फाइटोकेमिकल्स या फिर पादप रसायन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी रसायन लिखा हुआ है और यहाँ पर घटक। तो रसायन जो है घटक है, भोज्य पदार्थ नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर घटक पूछा जाएगा तो आपको पादप रसायन लिखना है। और अगर ऐसे भोज्य पदार्थों की बात होगी जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं लेकिन पोषण नहीं देते, तो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पादप रसायन या फाइटोकेमिकल्स, मतलब आंसर है डी। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको ट्राई मत करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। श्रीमती वर्मा गैर पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण कौन सा ऐसा खाना है जिसमें गैर पोषक तत्व नहीं है? इसमें ऐसा कौन सा पोषक तत्व, गैर पोषक तत्व है पालक में, जिसकी वजह से वो पालक का सेवन करने से बचती हैं? तो पालक हमने पढ़ा है बहुत सारे पोषक तत्व देता है, ये लोहे का भी बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे खाती नहीं है। तो इसमें ऐसा कौन सा गैर पोषक तत्व मौजूद है? ध्यान रखना, गैर पोषक तत्व लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला है फ्लेवेनॉइड्स, दूसरा है फिनॉल्स, तीसरा है
लैक्टोज और चौथा है ऑक्जेलेट्स। तो इसमें आंसर क्या आएगा? फ्लैवेनॉइड्स भी नहीं है, फिनॉल इसमें होता ही नहीं है, लैक्टोज आपको पता है दूध में होता है, तो बचा हमारे पास ऑक्जेलेट्स। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस तरह के कार्य से किसी भी कार्य स्थान में नौकरी की प्रभावशीलता को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? प्रभावशीलता को सुधारने की। ध्यान रखो, बिगाड़ना नहीं है, उसे सुधारना है। तो वो किस किस तरीके से हम सुधार सकते हैं? क्या हम त्रुटियों को अगर हम बढ़ा दें, हमारी ये त्रुटियां हैं, अगर हमने अपनी त्रुटियों को बढ़ाया तो प्रभावशीलता पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली प्रभावशीलता घटेगी। उत्पादकता अगर हम बढ़ाएं तो, अगर उत्पादकता बढ़ रही है तो प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, बाकी भी कहीं गलत ना हो जाए। अगर हम त्रुटियों को कम कर देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सी। त्रुटियों को अगर हम कम कर दें, अगर हमारी गलतियां कम हो जाएं तो प्रभावशीलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो प्रभावशीलता यहाँ पर भी बढ़ रही है, हमें प्रभावशीलता बढ़ानी थी, वो बी और सी दोनों में बढ़ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो यहाँ करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि प्रभावशीलता इन दोनों तरीकों से बढ़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1810 साल दिया हुआ है में कैनिंग की विधि किसने विकसित की थी? 1810। तो चलो देखते हैं। लुई पास्चर। पास्चर से ही समझ में आ रहा है कि इसने पेस्चराइजेशन, जो कि दूध का होता है, अल्कोहल का होता है, पेस्चराइजेशन की विधि करी होगी। नेपोलियन बोनापार्ट, ये तो पहले ही काट दो। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो तो एक राजा था, वो आपके लिए कैनिंग तो नहीं करने आएगा। फिर आता है निकोलस एपर्ट और हार्वे लेविंगस्टन। अगर नहीं आता तो भी इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि सिर्फ 2 में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज में बच्चे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें एमसीक्यू, मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या पूरा क्लियर नहीं है, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो किस तरह से अटेम्प्ट करें। छोड़ना मत, अटेम्प्ट ज़रूर करना, लेकिन इंटेलिजेंटली। सबसे अच्छी चीज़ तो है कि तैयारी हो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो बताएंगे। तो सी और डी में से एक है। हार्वे लेविंगस्टन तो सुना हुआ लग नहीं रहा है, हार्वे की तो 2 व्हीलर्स भी आते हैं। बचता क्या है? निकोलस एपर्ट। यही सबसे कॉमन आंसर लग रहा है, तो देखें ये सही है या नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है सी, निकोलस एपर्ट। तो ये आंसर हमारा गेस भी अगर हम लगाते हैं तो भी ये सही था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 क्वेश्चन हो गए। आपको होटल में नौकरी मिली है और आपकी जिम्मेदारी है उसे व्यवस्थित करें, उसकी निगरानी करें और सभी वर्दीदारी सेवाओं को नियंत्रित करें। हमें 3 काम करने हैं, पहला ये, दूसरा और तीसरा। तो इसके लिए आपको किस जॉब के लिए नियुक्त किया जाएगा? आपकी क्या पोस्ट होनी चाहिए? तो बताओ, रिसेप्शनिस्ट, लॉबी मैनेजर, बेल कप्तान या टेलीफोन ऑपरेटर। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर सारे काम करने हैं, नियंत्रण करना है, वर्दीदारी को नियंत्रित करना है। ये काम कोई रिसेप्शनिस्ट तो नहीं कर सकती, है ना? और अगर रिसेप्शनिस्ट नहीं कर सकती तो ये तो कट जाएगा। लॉबी मैनेजर, क्या ये हो सकता है? बेल कप्तान, ये। टेलीफोन ऑपरेटर, इसको भी आप हटा सकते हो क्योंकि वो टेलीफोन ऑपरेटर तो नहीं होगा, उसका तो काम ही ये नहीं है। तो अगर वो टेलीफोन ऑपरेटर भी नहीं है तो हमारे पास क्या चॉइस बचती है? बोलो। लॉबी मैनेजर, क्योंकि लॉबी मैनेजर का मतलब ही ये हो गया कि वो पूरी लॉबी में सारे कार्य करेगा, व्यवस्थित भी करेगा, निगरानी भी करेगा और सारे काम जो उसकी लॉबी में हो रहे हैं इन पे वो नज़र रखेगा। तो इसका क्या आंसर निकल के आया हमारा? बी, लॉबी मैनेजर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन में तो लेकिन आपको चॉइस मिली है, वेरी गुड। तो 4th क्वेश्चन की चॉइस देखते हैं। आपको होटल में फिर से होटल में नौकरी मिली है और आपकी जिम्मेदारी है सामने वाले अतिथियों का तालमेल बनाने की और मेहमानों के प्रस्थान के बारे में जानकारी जमा करना, खाली कमरा साफ कराना। तो फिर आपकी पोस्ट क्या होगी? फ्लोर सुपरवाइजर? बिल्कुल नहीं, फ्लोर सुपरवाइजर तो हमने अभी देख ही लिया, फ्लोर को पूरा सुपरवाइज करेगा। कक्ष परिचर, जो कक्ष का ध्यान रखता है, जो आपके कमरों का ध्यान रखता है, जो हाउसकीपिंग देखता है, वो नहीं हो सकता। तो ये दोनों
कट गए। बचता है डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक, ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि जब आप जाते हो तो डेस्क पे जो बैठा होता है फ्रंट ऑफिस में वही आपको चाबियां देता है, कमरे के बारे में बताता है। और अगर याद ना हो तो ये वीडियो देखो जिसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर करूँगी और रिवाइज़ करो। बेटा सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, जो नहीं आता उसे रिवाइज़ करो, वापस आओ, लिखो, प्रैक्टिस करो, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठो तो आगे देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। डेस्क निरीक्षक या जो रिसेप्शनिस्ट होता है वही करता है ये काम, तो हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी। अब अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 6। रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना को नाको द्वारा डैश के सहयोग से लागू किया गया था। अब अगर आपको याद हो विकास संचार वाला जो लेसन था ये, उसमें हमने पढ़ा था कि रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो क्या है। तो ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, अगर आपको याद हो, एड्स के लिए एक सरकार ने ट्रेन चलाई थी और इसमें एड्स की जानकारी, अवेयरनेस, किस तरह से उसका इलाज किया जाए, इस सब के बारे में नाको की हेल्प से एक ट्रेन चलाई गई थी। तो अगर ट्रेन थी, अगर आप वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में भी मैंने इस रेड रिबन एक्सप्रेस का एक वीडियो डाला हुआ था। तो अगर ट्रेन है तो ऑब्वियसली वो रोडवेज, वायुमार्ग और जलमार्ग नहीं हो सकता, वो होगा भारतीय रेल। तो 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया बी पार्ट, मतलब भारतीय रेल हो गया। अब 6th देखते हैं, 5th तो बहुत ईजी निकला। निम्नलिखित को मिलाया, अरे वाह, मैच द फॉलोइंग, ये तो बहुत ईजी होगा। निर्मित भोजन, चिकित्सा भोजन, तैयार भोजन, सिंथेटिक भोजन। यहाँ पर है लैक्टोज मुक्त दूध, रोटी, खाद्य उद्योग में प्रयुक्त एंजाइम और पापड़। ये तो बड़ा सिंपल है, तो क्या आंसर हम करें इसका? सबसे पहले हम निर्मित भोजन देखते हैं। निर्मित भोजन में तो ऑब्वियसली पापड़ होगा, पापड़ निर्मित भोजन है। चिकित्सा भोजन, जिसमें चिकित्सा हो, तो हमने अभी लैक्टोज के बारे में पढ़ा था दूध में, और दूध लैक्टोज अगर हम निकाल लें तो ये हमारा ज़रूर चिकित्सा भोजन होगा। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उन्हें चिकित्सा भोजन। तो कोई ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ए का आंसर 4 आएगा और बी का आंसर ए आएगा। तो इसमें हमारे पास आती है 2 ही चॉइस है, ए या सी। चलिए अब आगे देखते हैं। तैयार भोजन और बचता है सिंथेटिक भोजन। सिंथेटिक भोजन का तो मतलब ही हो गया खाद्य पदार्थ, तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है सी, क्योंकि सिंथेटिक भोजन जो है डी में जो है, अरे नहीं, डी में हमारा ऑप्शन क्या है 3, तो डी का ऑप्शन 3 ही होना चाहिए। ए का ऑप्शन था 4, तो हमारा आंसर आएगा ए, सी नहीं आएगा। तो हमारे 6th क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो गया? ए सही आंसर है, क्योंकि निर्मित भोजन पापड़ है, सिंथेटिक भोजन एंजाइम होगा, तैयार भोजन में क्या होगा बताओ? रोटी। तो सिंपल, ये भी काफ़ी इजी पड़ गया आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये है साल्मोनेला जानवरों के आंत्रपत, कच्चे दूध, अंडे, इन सब में मौजूद होता है, लेकिन ये किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? आपको याद है साल्मोनेला, ये जो है जो लेसन नंबर था जिसमें हमने फूड क्वालिटी की बात करी थी, ये उसमें था कि किस तरह से खाने को नुकसान पहुंचता है। तो क्या हम उसे ताप के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं, ठंडे करने में, प्रशीतन या टी फ्रीजिंग? अब देखो ये तीनों चीज़ें ठंडा कर रही हैं, बी, सी और डी। तो जो साल्मोनेला है वो ठंडे में अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो उसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे साल्मोनेला फिर से ज़िंदा हो जाएगा और बढ़ने लगेगा। तो ये नष्ट नहीं होगा, सिर्फ इसकी स्पीड कम होगी। तो अगर इसे हमें पूरी तरह से नष्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ताप देना पड़ेगा। हम जब खाना बनाते हैं, उसे गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो साल्मोनेला जो है ये नष्ट हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं अगर हम नॉनवेज वगैरह भी खा रहे हैं तो इसको भी अच्छे से पकाना है। तो 7th का आंसर हो गया ए। क्लियर है ये? चलें आगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रसोई संचालन की योजना, आयोजन और नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए। कार्यपालक रसोइया, रेस्टोरेंट कर्मचारी, शेफ डी पार्टियाँ या फिर उप रसोइया? तो इसका काम क्या होगा? अब हम अगर देखें रेस्टोरेंट कर्मचारी, ये तो रेस्टोरेंट में काम करने वाला हो गया। शेफ द पार्टीज, ये जो है पार्टी की बात करेगा। उप रसोइया, ये रसोइये को हेल्प करेगा और जब रसोइया नहीं होगा तब उसकी जगह लेगा। तो बचता क्या है? कार्यपालक रसोइया, जो कि रसोई घर का पूरा संचालन, योजना, आयोजन सब कुछ करता है। तो कार्यपालक रसोइया हो गया। अगर ये नहीं है तो फिर उप रसोइया होगा, और ये तो अलग ही कर्मचारी हैं, इनको आप पहले ही हटा सकते हो। 8th का आंसर फिर से ए हो गया। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएँ तो देखो यहाँ पर हमें फिर से चॉइस मिली है और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब MCQ जो थे हमारे वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास आते हैं अलग तरह के क्वेश्चंस जो कि हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश शब्द पहली बार 1972 में
कैब्राल द्वारा गढ़ा गया था। कौन सा वर्ड था, क्या आपको याद है? ये वर्ड था विकास संचार। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। विकास संचार में क्या था? वो संचार माध्यम जो कि हम विकास के लिए यूज़ करते हैं। हम हर संचार के माध्यम को, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, इन सबको विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए यूज़ करते हैं। इसी को हम कहते हैं विकास संचार, और ये पहली बार 1972 में क्विब्राल द्वारा बना गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर क्विब्राल किप ने क्या बनाया था, वर्ड याद ना आ रहा हो तो भी अटेम्प्ट करना। रेडियो कार्यक्रमों के बीच में एक संक्षिप्त संदेश आमतौर पर जिंगल्स के रूप में आता है, और ये जो संक्षिप्त सा संदेश है, ये ज़रूर कोई जागरूकता के बारे में बताता है। जैसे अगर पल्स पोलियो का है तो उसके बारे में बताएगा, अगर कोरोना से बचाव है तो उसके बारे में बताएगा, टीकाकरण हो रहा है तो उसके बारे में, इन सब के बारे में बताता है। इसका नाम क्या है, अब आपसे ये पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं PSA या फिर सार्वजनिक। थोड़ी सी राइटिंग, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी ख़राब हो रही है, आप ऐसा मत लिखना, ये तो मेरे को इस पे लिखने में दिक्कत है। सार्वजनिक सेवा घोषणा या फिर PSA, ये जो है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है, सार्वजनिक सेवा घोषणा। तो रेडियो के बीच में जो जिंगल्स या पोएम से आती है, जो लोगों को जागरूक बनाती है किसी भी कार्य के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सफाई, तो वो होते हैं PSA या फिर सार्वजनिक सेवा घोषणा। जो आपको आसान लगे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और दूसरा वाला छोड़ दें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह है अर्गोनॉमिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों डैश और डैश से लिया गया। ये तो बहुत ही सिंपल है। अर्गोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो क्या बनेगा? पहला क्या बनेगा बताओ? एर्गन, और दूसरा बनेगा नॉमिक्स। ये तो शब्द इसी में से ही निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। अब इन दोनों का मतलब क्या है? अर्गन का मतलब होता है काम, और नॉमिक्स का मतलब होता है कोई भी नियम या स्टडी या पढ़ाई। तो जो हम ऐसे नियम की पढ़ाई करते हैं जो हमारे काम से रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप जिस टेबल और बेंच पे बैठे हो तो वो कितनी ऊंची और नीची होनी चाहिए, फ़ोन भी ले लो, फ़ोन के क्या डायमेंशन होने चाहिए कि आपके हाथ में आ सके, उसका स्क्रीन कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है? काम के नियम है। स्लैब अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, वॉश बेसिन की साइड पे होना चाहिए, ये सब है अर्गोनॉमिक्स। तो ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, अर्गोन और नॉमिक्स। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। अब अगला क्वेश्चन है, इस शिल्प को पहचाने और उस राज्य का नाम दे जहाँ पर ये प्रचलित है। इस शिल्प को पहचानो, ये कौन सा शिल्प है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है शोला शिल्प। और ये कहाँ पर होता है? कौन से प्रदेश का है? उड़ीसा का। ये तो आप पहचान ही गए होगे या नहीं पहचाने? तो यह है शोला शिल्प जो कि उड़ीसा का है। और अगर बाय चांस आप नहीं पहचाने हो तो भी चिंता मत करो, यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई है। अब आपको इस पेंटिंग की पहचान करनी है और राज्य बताना है कि ये कौन सा है। ये तो मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर है और इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को हो ही नहीं सकता। अगर ऊपर वाला ना आता तो इसे कर लो। ये है वारली पेंटिंग। और वारली पेंटिंग कहाँ की होती है? पेंटिंग ये कहाँ की होती है? महाराष्ट्र। सिंपल है ये तो। अगर ऊपर वाला उड़ीसा का ना पता हो तो महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। शुद्ध रेशमी वस्त्रों पर पाया जाने वाला मानकीकरण चिन्ह बनाए। तो रेशमी वस्त्रों पर कौन सा होता है? रेशम चिन्ह होता है। वो रेशम चिन्ह कैसा होता है मेरे को बहुत अच्छे से तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सा था वो चिन्ह। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये होता है आपका सिल्क मार्क। तो आप ऐसे ही एक सिल्क मार्क बना देना और आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जब हम मानकीकरण चिन्ह, अगर आपसे यहाँ पे सिल्क मार्क पूछा गया है तो आपसे ISI भी पूछा जा सकता है, आपसे एग मार्क भी पूछा जा सकता है, और आपको वो सारे बनाने पड़ेंगे। FPO भी पूछा जा सकता है। इनकी प्रैक्टिस भी करें और इनको पहचाने भी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बस हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं और उसके बाद हम अगले पे जाएंगे। महिलाओं के स्थानीय समूह के लिए सेवा के 2 लाभ बताएं। अब ये जो सेवा है ये महिलाओं के उत्थान के लिए बना था और बहुत सारे इसके हमारे कार्य थे। तो हम पहले कौन सा करें? आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसमें रोजगार भी हो सकता है, ठीक है, आत्मनिर्भरता भी हो सकती है, और क्या हो सकता है बताओ?
आत्मनिर्भरता के साथ साथ इसमें सामाजिक सुरक्षा भी हो सकती है। अगर कोई भी स्त्री अपने पर आत्मनिर्भर होगी तो उसे सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, लोग उसका घर में भी उससे पूछेंगे और वो किसी भी चीज़ के खिलाफ या किसी की भी चीज़ के सपोर्ट में अपनी आवाज़ उठा सकती है। तो रोज़गार हो गया, आत्मसुरक्षा हो गया, लोगों को पैसा मिलना और अपने ऊपर भरोसा आना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना, ये सारे उनके फ़ायदे के हैं। उसके बाद खाद्य या पोषण के बारे में उनको जानकारी देना, क्या वो आगे पढ़ सकते हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस है, इस सब के बारे में सेवा उन्हें बताता है। और कुछ और भी स्कीम्स थी, आप इनमें कोई भी लाभ लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। स्कूली शिक्षा के बाद आपकी बड़ी बहन ने ECC मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, तो उसके पास कौन से रोजगार के अवसर हैं? ये तो बहुत ही सारे अवसर हैं उसके पास, आप उनमें से कोई भी 2 दे सकते हैं। उसे नर्सरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल सकती है, और शिक्षक तो छोड़ो, वो अपना नर्सरी भी बना सकती है, अपना भी खोल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? रोज़गार। तो अगर रोज़गार पूछा है तो अपना मत बताइए और कुछ बताइए आप। यहाँ पर हो सकता है उसे क्रेच में नौकरी मिल सकती है, वो किसी भी शिक्षक की तरह भी काम कर सकती है, और देखभाल वाले किसी भी स्कीम देखभाल वाली जगह पर भी काम कर सकती है। फिर सरकार की जो ICDS की स्कीम हमने पढ़ी थी, या कोई भी जो बच्चों की स्कीमें सरकार द्वारा या यूनिसेफ द्वारा कोई भी ऐसी अगर स्कीम चलती हैं तो वो वहाँ पर भी रोज़गार ले सकती है। इसके अलावा आप जो भी रोज़गार चाहें वो भी बता सकते हैं। और अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो अगला अटेम्प्ट करो। सुधा को पेशेवर प्रारंभिक बाल देखभाल के रूप में काम करने के लिए कौन से 2 कौशल चाहिए? अब ध्यान दो, यहाँ पर हमें कौशल की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, उसे बच्चों में रुचि होनी चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों के विकास के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत करने में उसको आना चाहिए, बच्चों के साथ वो जो कार्य कर रही है, चाहे वो गाना हो, डांस हो, कोई भी जो गतिविधियां हैं ना बच्चों की, कोई भी गतिविधि हो सकती है, वो गतिविधियां जो हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसमें बहुत सारी शक्ति भी होनी चाहिए। अगर उसमें शक्ति होगी तभी तो वो सारा दिन उनके साथ नई नई गतिविधियां करा देगी। आपको पता है बच्चे तो बैठना ही नहीं चाहते, तो कभी उनके साथ डांस करना पड़ता है, कभी उनके साथ पेंटिंग करनी होती है। बच्चों को प्रेरित करना आना चाहिए, प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। बच्चों की ज़रूरतों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में उसे पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। खेल खेल में उन्हें सिखाने का टेक्निक आना चाहिए, और उसमें पेशेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो बच्चों को गुस्सा करे, प्यार से बात करना आना चाहिए। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, है ना, सिंपल। तो इन 14 में से 14 नंबरों का तो पूरा इंतजाम हो गया। आपको ये करना है, प्रैक्टिस करो। जितने सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करो, आपस में ग्रुप्स बनाओ और बस आप पढ़ते चले जाओ। 100 वी हैव टू स्कोर 100। अगर आपको पता है कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी भी हेल्प करो और उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट if you need anything else. Now see you in the next video with section C. Till then, bye bye.